आज हम बात करेंगे एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये मैड मैक्स सागा का दूसरा भाग है अगर इसे समय के क्रम में देखा जाए, क्योंकि जो फिल्म 2024 में आई थी वह असल में एक पहली कहानी का हिस्सा थी। थोड़ी देर पहले मैंने उस प्रीक्वल को वीडियो क्लिप्स के साथ अपने चैनल पर समझाया था। अगर आप चाहें तो पहले उसे देख सकते हैं। इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ वह प्रीक्वल खत्म हुआ था। तो बिना किसी समय गंवाए चलिए सीधा इस कहानी की मुख्य कहानी पर आते हैं। दुनिया न्यूक्लियर युद्ध के कारण पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। रहने के लिए न कोई अच्छा ठिकाना था और न ही कोई विकसित जगह, मतलब पेड़ पौधे, पानी वगैरह सब कुछ सूख चुका था। हर तरफ सिर्फ सूखी पहाड़ियां ही नजर आती थी। यहीं पर हमें इस कहानी के मुख्य पात्रों में से एक मैक्स को देखने को मिलता है। मैक्स पहले एक पुलिस वाले थे, लेकिन अब जब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं तो वह सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए इधर उधर से सामान जुटाकर काम चला रहा है। इसी दौरान कुछ आदमखोर लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त पीछा करने का सीन, छेद सीन होता है। ये लोग मैक्स की गाड़ी को एक धमाके से गिरा देते हैं और उसे पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। इसके बाद मैक्स की पीठ पर एक टैटू बना दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि वह यूनिवर्सल डोनर है और उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, मतलब वह किसी को भी खून दे सकता है। इस जगह पर एक अजीब बीमारी फैली हुई है। लोगों की हड्डियों में जहरीली बीमारियां फैल चुकी हैं, जिसकी वजह से उनका रंग फीका पड़ गया है। उनके शरीर से रेड ब्लड सेल्स खत्म हो चुके हैं और उनकी त्वचा पूरी तरह सफेद हो चुकी है। जीने के लिए इन्हें इंसानी खून की जरूरत होती है, इसलिए ये लोग मैक्स को एक खून का बैंक बना लेते हैं और उससे खून लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक बार मैक्स को भागने का मौका मिलता है। वह भागते भागते कई दरवाजे खोलते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वह आखिर में बाहर पहुंचता है तो देखता है कि वह एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है। अगर वह यहाँ से गिरता तो सीधा मौत तय थी। तभी कबीले के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और वापस ले जाते हैं। इसके बाद कहानी का सीन वीरानगढ़ पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली फिल्म जो इस कहानी से जुड़ी है में बताया था, वीरानगढ़ को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला अर्श किला, दूसरा बुलेट बाग और तीसरा डीजलगढ़। हालांकि इनका अंग्रेजी में अलग नाम है। बुलेट बाग को बुलेट फार्म कहते हैं, डीजलगढ़ को गैस टाउन कहा जाता है, अर्श किला को ग्रीन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ का सारा पानी, फसलें, पेड़ पौधे और ऊंची पहाड़ी पर कब्जा इमोन का है। उसने इन सब पर अपना पूरा अधिकार जमा रखा है। इस वजह से सभी लोग इमोन के दबाव में जी रहे हैं। कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब उसका मन करता है तो वह थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है और लोगों को रेंगते हुए पानी लेने के लिए मजबूर देखकर खुश होता है। लेकिन इमोन को भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए ईंधन और दुश्मनों से लड़ने के लिए बम, गोले और हथियार। आज का दिन है जब उसे डीजलगढ़ जाना है और वहां से एक पूरा टैंकर भरकर ईंधन लाना है। इस काम के लिए जो ट्रक चला रही होती है वह है फ्यूरियोसा। उसकी पिछली कहानी, बैक स्टोरी को इसके प्रीक्वेल में पहले ही अच्छे से समझाया जा चुका है। लेकिन रास्ते में फ्यूरियोसा जुनूनी अपने पुराने घर हरी घाटी जाने की कोशिश करती है। वह इस मिशन की नेता है, इसलिए सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। फिल्म में उसका नाम जुनूनी रखा गया है। सभी उसकी बात मानकर पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं और हरी घाटी की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दूर से इमोनजो और उसके लोग दूरबीन से देख लेते हैं कि उनकी जुनूनी, जो जंगी दस्ते की कमांडर थी, ने अपना रास्ता बदल लिया है। यह देखकर इमोन, जो अपने वॉर बॉयज युद्ध लड़ाकों को तुरंत अलर्ट कर देता है और उन्हें आदेश देता है कि जुनूनी को पकड़कर वापस लाओ। वॉर बॉयज इमोन जो के प्रति इतने वफादार होते हैं कि वे उसके लिए मरने तक को तैयार रहते हैं। उनके लिए अपनी जान कुर्बान करना जन्नत में जाने का रास्ता माना जाता है। तो अब हर कोई अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक शख्स है जिसका नाम नक्स है। वह बहुत ज्यादा बीमार है और उसके शरीर में खून की कमी पूरी तरह से नहीं हुई है। लेकिन इमोन जो का आदेश आ चुका है तो वह भी तैयार हो जाता है। नक्स अपने ब्लड बैंक यानी मैक्स को गाड़ी के आगे बांधकर जुनूनी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। अब जो पीछा करने वाला सीन शुरू होता है वह वाकई में जबरदस्त है। इस फिल्म में बाकी फिल्मों के मुकाबले ज्यादा लोग, बड़ी टीम, भारी प्रोडक्शन और बड़ी कास्ट शामिल हैं। यही वजह है कि इसमें हर एक सीन में बहुत तगड़ा और मेहनती काम नजर आता है। अब वापस कहानी पर आते हैं। यहाँ जुनूनी के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। उन्होंने मैक्स को गाड़ी के आगे बांध रखा है और अपनी गाड़ियों को फुल स्पीड में भगाते हुए जुनूनी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद है कि इमोन जो के सामने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करें और बदले में जन्नत में जाने का रास्ता पाएं। लेकिन तभी सामने से एक बहुत बड़ा तूफान आता दिखता है। जुनूनी बिना रुके और बिना डरे अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देती है। वह अपने दोनों इंजन दो चालू करके सीधे उस चलते बवंडर के अंदर घुस जाती है। नक्स जानता था कि अगर यह मौका उसके हाथ से निकल गया तो वह कभी भी इमोन जो के सामने जन्नत के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस बवंडर में कूद जाता है। जाते जाते वह अपनी गाड़ी के सारे फ्यूल टैंक खोल देता है ताकि गाड़ी में पूरा तेल भर जाए। फिर वह अपनी गाड़ी को ब्लास्ट करके जुनूनी के ट्रक को वहीं रोकना चाहता था, लेकिन तभी
मैक्स की नजर उस पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि नक्स न सिर्फ खुद को मारने वाला है बल्कि उसे भी मरवा देगा, इसलिए मैक्स उसे ऐसा करने से रोक देता है। इस झगड़े में उनकी गाड़ी आगे जाकर रेत में फंस जाती है। इसके बाद सीन शाम का हो जाता है। हम देखते हैं कि बवंडर अब शांत हो चुका है। जब मैक्स उठता है तो देखता है कि नक्स की हालत बहुत खराब है। वह बेहद कमजोर हो चुका है। नक्स लगभग बेहोश हो चुका होता है और वह अपनी नली काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह नली मैक्स की जंजीर से जुड़ी होती है। आखिरकार मैक्स खुद नक्स को उठाकर आगे का रास्ता तय करता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा के साथ 5 और महिलाएं होती हैं। ये महिलाएं दुर्भाग्यवश इमोन जो की पत्नियां होती हैं। उनका काम था इमोन जो के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना और हेल्दी स्वस्थ बच्चे पैदा करना। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो हमें 2024 की फिल्म में देखने को मिली थी। उस फिल्म में डिमेंटर नाम के एक किरदार ने आकर इमोन जो का अपमान किया था और कहा था, क्या तेरे बच्चे भी तेरी ही तरह बदसूरत होंगे? यही कारण था कि इमोन जो बार बार अच्छी पत्नियों के साथ अच्छे और स्वस्थ बच्चों को पैदा करना चाहता था। इमोन जो चाहता था कि उसके बच्चे सुंदर दिखें। खैर, फ्यूरियोसा ने इन 5 महिलाओं को बचाने का फैसला किया था, लेकिन अब मैक्स बीच में आ चुका था। मैक्स चाहता था कि उसे पहले पानी पिलाया जाए, उसकी हथकड़ियां खोली जाएं और उसे उसके रास्ते जाने दिया जाए। लेकिन फ्यूरियोसा जानती थी कि अगर मैक्स पकड़ा गया तो वह इमोन जो को जाकर सब कुछ बता देगा। फिर इमोन जो और उसकी पूरी टीम उनके पीछे पड़ जाएगी। इसी वजह से फ्यूरियोसा और मैक्स के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में मैक्स ज्यादा ताकतवर निकलता है। वह फ्यूरियोसा का ट्रक लेकर भाग जाता है। हालांकि कुछ ही दूरी पर जाकर ट्रक रुक जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूरियोसा ने ट्रक में पहले से ही ऐसे सुरक्षा सिस्टम सीक्वेंस सेट कर रखे थे जो उसे रोकने के लिए काफी थे। अब ये 5 छाहों महिलाएं भागते हुए मैक्स के पास आती हैं और फ्यूरियोसा कहती हैं, हमें भी इस ट्रक में बैठा लो। इस ट्रक का सीक्वेंस सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर मैं इसे नहीं चलाऊंगी तो ये ट्रक आगे नहीं बढ़ पाएगा। पीछे से इमोन जो की पूरी टीम आ रही है। अगर हमने यहाँ ज्यादा समय बर्बाद किया तो हम सब मारे जाएंगे। मैक्स चाहकर भी मना नहीं कर पाता और सभी को ट्रक में बैठाना पड़ता है। इसके बाद ये लोग अपनी नई यात्रा पर निकल जाते हैं। रास्ते में मैक्स फ्यूरियोसा से पूछता है, आखिर तुम जाना कहाँ चाहती हो? इस पर फ्यूरियोसा बताती है, मैंने बचपन में हरी घाटी के बारे में सुना था। मैं वहीं से आई थी। मुझे यहाँ रहते हुए कुल 7000 दिन हो चुके हैं। मेरे साथ मेरी माँ भी थी, लेकिन वह शुरुआती 3 दिनों में ही मारी गई। मैंने कई बार वहाँ लौटने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई समस्या आ जाती थी। इस बार मुझे एक जंगी टैंक मिला है जिसे मैं अकेले चला सकती हूँ, तो मैंने सोचा इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। इसलिए आज मैं अपनी और इन बाकी लड़कियों की आजादी के लिए निकल पड़ी हूँ। ये बातचीत चल ही रही थी कि तभी नक्स पीछे से आ जाता है। दरअसल जब वह तूफान में गिरा था तो वह मरा नहीं था, बस बेहोश हो गया था। अब वह अपने असली रंग दिखाने की कोशिश करने लगा। वह चाहता था कि इमोन जो के लिए खुद को एक बेहद काम का आदमी साबित कर सके। यहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन मैक्स उसे बुरी तरह से पीटकर रास्ते में ही पटक देता है। अब ये लोग एक पहाड़ी दर्रे तक पहुंचते हैं, जो वह जगह है जहां फ्यूरियोसा ने पहले से 3000 गैलन फ्यूल की डील कर रखी थी ताकि वह उन्हें यहाँ से निकलने दे। अब ये जो पहाड़ी दर्रे के लोग होते हैं, उनके गैंग का नाम गिद गैंग होता है। इन्होंने पहाड़ों में बहुत सारे डायनामाइट लगा रखे होते हैं ताकि अगर कोई भी यहाँ से गुजरे तो उसे इनकी अनुमति लेना जरूरी हो। यहाँ फ्यूरियोसा बाकी सभी को ट्रक के अंदर छिप जाने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि बाहर मत आना। अगर कोई मुसीबत हुई तो वह जोर से चिल्लाएगी और फिर सबको ट्रक लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाना होगा। इसके बाद फ्यूरियोसा बाहर आकर गिद गैंग से डील करती है। वह कहती है, जैसा तुमने कहा था कि तुम्हें 3000 गैलन फ्यूल चाहिए, वह मैं लेकर आई हूँ। अब मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उनके लीडर का कहना होता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे पीछे सिर्फ 2-3 गाड़ियां होंगी, लेकिन तुम्हारे पीछे तो पूरा काफिला आ रहा है, जिनमें खुद अर्श किला का लीडर इमोन जो और बुलेट बैग का लीडर स्क्रोट मौजूद होते हैं। अब ये रास्ता हमें यहीं पर बंद करना पड़ेगा। जैसे ही फ्यूरियोसा को यह पता चलता है कि रास्ता बंद हो गया है, वह मैक्स से कहती है, यहाँ से गाड़ी भगाओ। अब मैक्स पूरी स्पीड में दोनों इंजन चालू करके ट्रक को वहां से निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान गिद गैंग के लोग एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं, जिससे पहाड़ी दर्रा पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस वजह से इमोन जो को बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पर उसके 2-3 बेटे भी होते हैं, जैसे कि रेक्टस और मो। ये लोग एक हेवी टायर वाली रॉक ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। इसी बीच रास्ते में उन्हें नक्स भी मिल जाता है, तो ये लोग नक्स को ये काम सौंपते हैं कि वह किसी भी तरीके से इनकी गाड़ी को रुकवाए, चाहे वो ब्लास्ट कर दे या कुछ भी, लेकिन इनकी 5 बीवियां उसे वापस चाहिए। नक्स ये बात मानकर जन्नत के दरवाजे में पहुंचने की ख्वाहिश के साथ उनके ट्रक की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में आई अवरोध और रुकावटें उसके बैलेंस को बिगाड़ देती हैं और वह अपना काम ठीक से पूरा नहीं कर पाता। अब आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें रात हो जाती है और रात में नक्स की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि एक तो वह पहले से ही बीमारी से ग्रसित होता है, उसकी हड्डियों में पहले ही वायरस फैल चुका होता है, ऊपर से वह
वह अपने आध्यात्मिक मालिक यानी कि ईमोन जो का दिया हुआ काम भी नहीं कर पाया था। इस वजह से वह पूरी तरह से हताश हो गया था। जहां पर एक लड़की जो ईमोन जो की पत्नी होती है वह पीछे आकर नक्स को दिलासा देती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाए तो भी तुम हमारा साथ जरूर दे सकते हो। इसके बाद नक्स इनकी टीम में मिल जाता है। अब रात में जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा दलदली इलाका कीचड़ से भरा हुआ आता है। ये दलदली इलाका बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अगले हिस्से में आपको कारण पता चलेगा। इनका ट्रक भारी होता है तो उसके टायर कीचड़ में फंस जाते हैं। अब इन टायरों को निकालने के लिए ये लोग कभी किसी गाड़ी का दरवाजा टायरों के बीच में फंसाते हैं, कभी किसी पेड़ से चेन बांधकर ट्रक को आगे खींचते हैं। लेकिन तभी बुलेट बाग का लीडर उनके पीछे पड़ जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है। जहां पर मैक्स इन सभी से कहता है, तुम इस ट्रक को किसी भी तरह से थोड़ा आगे लेकर जाओ, बाकी मैं देखता हूँ। और फिर वह एक तेल का ड्रम लेकर उल्टी दिशा में चला जाता है। कुछ समय बाद वहां एक धमाके की आवाज आती है। फ्यूरियोसा को लगता है कि शायद वह मारा गया, लेकिन जब वहां से एक शख्स आता हुआ दिखाई पड़ता है तो पता चलता है कि मैक्स ने उनकी पूरी गाड़ी को तबाह कर दिया है और उनके ढेर सारे हथियार लेकर उनके पास आ गया है। अब यहाँ से इनकी यात्रा फिर से शुरू होती है और बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक टावर दिखाई देता है जहाँ पर एक जिंदा इंसान मौजूद होता है। फ्यूरियोसा नीचे उतरकर कहती है, क्या ये हरी घाटी है? मैं अपने घर आ गई हूँ, मैं जवाजा की बेटी हूँ। ये सुनते ही वहाँ कई बाइकर्स आ जाते हैं। ये सारी महिलाएं होती हैं जो बताती हैं कि फ्यूरियोसा शायद तुम गलत जगह पर आ गई हो। हरी घाटी अब नहीं बची है क्योंकि जिस दलदली इलाके से तुम आई हो वही हरी घाटी थी जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पानी अब नमकीन हो चुका था और धीरे धीरे हवा के बवंडर ने उसे कीचड़ और रेगिस्तान में बदल दिया। अगर तुम जीना चाहती हो तो वापस वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। ये सुनकर फ्यूरियोसा का मन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत की थी, कई लोगों को खो दिया था और कई जंगें लड़ी थी ताकि वह हरी घाटी तक पहुंच सके। अब उसे पता चलता है कि हरी घाटी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यहाँ फ्यूरियोसा घुटनों पर बैठ जाती है, मतलब वह हताश हो चुकी थी। लेकिन तभी मैक्स उसे थोड़ा हौसला देता है और कहता है, अगर जीने की चाह है तो तुम या तो 160 दिनों का सफर करके जाओ और फिर आगे पानी या खेत वगैरह मिलने की कोई गारंटी नहीं, या फिर वापस अर्श के लिए जाओ। वहां इस वक्त कोई पहरेदार नहीं होगा और जैसे ही इमोन जो और उसके बेटे आएंगे हम उन पर हमला कर देंगे जिससे हम पूरी सत्ता हासिल कर सकेंगे। यह प्लान थोड़ा मुश्किल था लेकिन सभी लोग इस प्लान पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह ये लोग उल्टी दिशा में वापस अर्श के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनका सामना इमोनजो और उसके जंगी दस्ते यानी वॉर बॉयज से हो जाता है। मुझे इस कहानी में सबसे ज्यादा पसंद आया वह बंदा जो ट्रक के आगे गिटार बजा रहा था क्योंकि उसकी गिटार से आग निकल रही थी और वह अपनी टीम को बूस्ट करने के लिए एक म्यूजिकल माहौल बना रहा था। यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और ढेर सारी गाड़ियां जो कि वॉर टैंक के सामने टिक नहीं पाती वे ब्लास्ट हो जाती हैं। अंत में इमोन जो की गाड़ी इनकी गाड़ी के बहुत करीब होती है और वह शूट करके इनकी गाड़ी को रोकने वाला होता है। तभी इमोन की एक पत्नी गाड़ी से बाहर आ जाती है और कहती है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। अब इस डर से वह शूट नहीं करता लेकिन पीछे हुए धमाकों के कारण गाड़ी वाइब्रेट हो जाती है और उसकी पत्नी गिर जाती है। फिर बाकी सारी वाइफ्स मैक्स से कहती हैं कि हमें जाकर लाजवाब को बचाना होगा, मतलब उस लेडी का नाम लाजवाब है। लेकिन मैक्स कहता है कि वह गिरकर टायर के नीचे आ गई होगी और मर गई होगी। पीछे जाना मौत को दावत देना है, अगर हम वहां गए तो सब मारे जाएंगे, इसलिए हमें उसे छोड़ देना होगा। वहीं पर इमोन को जब अपनी गरीब पत्नी मिलती है तो वह बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने इतने सालों तक एक स्वस्थ बच्चा पाने के लिए अपनी सारी पत्नियों को अपनी कैद में रखा था और एक छोटी सी गलती के कारण आज उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा था। वह बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी टीम को उनके पीछे भेजता है ताकि वे उन्हें मार डालें और फिर एक बार फिर यहाँ पर एक जोरदार लड़ाई होती है। इस बीच ये लोग पहाड़ी दर्रे तक पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पर वे एक बड़ा धमाका करवा देते हैं जिससे उनका टैंक तबाह हो जाता है और अब वे इमोन की गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। इस बीच उनकी लड़ाई इमोन से भी होती है लेकिन वे उसका मास्क टायर में लपेट देते हैं क्योंकि वह मास्क से ही सांस लेता था और वह भी मारा जाता है। अब आखिरकार ये सभी अपनी जान बचाकर अर्श किले में पहुंच जाते हैं। इनका प्लान यह था कि नक्स सभी लोगों को यह बताएगा कि वह इमोन जो कि 5 पत्नियों को लेकर आया है जिनमें फ्यूरियोसा भी शामिल है और मैक्स ने उसकी मदद की है। इससे उन्हें ऊपर तक जाने का रास्ता मिलेगा और फिर वहां सत्ता हथिया लेंगे क्योंकि ये सभी रानियां हैं। आखिरकार इनका प्लान काम कर जाता है और ये लोग आराम से ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर जो बाकी रानियां इन नई रानियों का इंतजार कर रही थीं, वो पानी खोल देती हैं और वहां के लोगों को पानी मिल जाता है। फ्यूरियोसा का जो सपना था हरी घाटी में अच्छे पेड़ पौधे और जीव जंतु देखने का, वो अब पूरा होने वाला था क्योंकि जब पानी नीचे आएगा तो उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मगर मैक्स उसके साथ ऊपर नहीं आ पाता और इस मूवी के अंत में हम देखते हैं कि मैक्स
मैक्स सच्चाई की राह पर एक अलग रास्ते पर निकल जाता है और इसे दिखाते हुए यह कहानी खत्म हो जाती है।